राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। चुनावी साल है। इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसलिए सभी राजनीतिक दल जोर और शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। लोक लुभावने वादे और सीटों को लेकर दावेदारी भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें जनता ने 2019 में चुनकर भेजा, वो प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे हैं। इंडिया न्यूज के न्यूज रूम से विधायक जी अपने काम का लेखा जोखा खुद आपके सामने रखेंगे। तो आपके एमएलए में आज हमारे साथ है फरीदाबाद के विधायक, आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज हरियाणा के सोनीपत के राई विधानसभा के विधायक हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि राई में कितना विकास हुआ है, किन विकास योजनाओं पर अभी काम चल रहा है और अब चूंकि चुनावी साल है तो उनकी खुद की तैयारी क्या है, जनता का कितना सहयोग उनको मिला और उन्होंने जनता के लिए कितना काम किया। हमारे साथ इस वक्त मोहनलाल बडौली साहब हैं, जो कि राई विधानसभा से विधायक हैं। बहुत स्वागत है बडौली साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का भी नमस्कार और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने आज अपने न्यूज़ रूम में बुला के और एक इंटरव्यू जनता के सामने जो आप पेश करेंगे उसके लिए मेरे को बुलाया है। राई का क्या हाल है इस वक्त? राई की तस्वीर आपने कितनी बदली है? राई विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों प्रांतों के साथ लगती हुई है और एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कई नेशनल हाईवे गुजरते हैं, 44 नंबर, 334B, KGP, KMP, और ये एक एजुकेशन हब भी है, इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा सेक्टर है और ग्रामीण अंचल का भी बहुत बड़ा ग्रामीण एरिया है। एक छोटी सी नगरपालिका कुंडली जो पहली बार अस्तित्व में आई है और छोटे छोटे कस्बे टाइप बाजार, बालगढ़ है, बिस्वामिल है, प्याऊ मनियारी है, कुंडली है, मुरथल है और जखोली है। इस प्रकार से एक पूरा ग्रामीण क्षेत्र और मिला जुला दिल्ली के नज़दीक NCR का एरिया है और बहुत अच्छी विधानसभा है और इसमें बहुत अच्छे से हमारी सरकार आने के बाद 2014 के बाद बहुत सारे विकास के काम नए हुए हैं और 2014 से पहले की राई विधानसभा और आज की विधानसभा काफ़ी डिफरेंस आया है, कामों के अंदर आया है, विकास की गति में बहुत आगे हम बढ़े हैं और बहुत सारे विकास के काम हमने करवाए हैं। राई में जब आप विधायक चुने गए और उसके बाद फिर आपको जिम्मेदारी मिली, उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या थी या समस्या कौन सी सबसे बड़ी थी जो आपको लगता था कि हाँ, अगर आपको काम करने का मौका मिले तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले मेरा उद्देश्य भी यही था कि राई विधानसभा की सड़कें बहुत बढ़िया बने। राई स्कूल में जो राई के विधानसभा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें अच्छे से बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले, पीने के पानी की जो कहीं भी कोई कमी थी तो पीने का पानी मिले। ये मूलभूत सुविधाएं और जो स्वास्थ्य को लेकर जो PHC, CHC और हॉस्पिटल का निर्माण हो, इस प्रकार की मेरी योजनाएं थी और उन्हीं योजनाओं पर मैंने काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि राई विधानसभा में लगभग 60 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च हुए, जो ग्रामीण अंचल की सड़कें थी, और 25 करोड़ रुपए के जो अभी मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को दिए थे उसके टेंडर हो चुके हैं और उसका काम भी चालू है। और राई विधानसभा में ये कुछ आंकड़े आप लेके आए? हाँ, ये मार्केटिंग बोर्ड का जो काम है, ये 50 काम कुल हुए हैं वहाँ पर और 42 काम पूरे हो चुके हैं, 8 काम अभी पेंडिंग है जी। और ये बहुत बड़े काम हैं जिसमें मुरथल की अनाज मंडी भी 7 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई है और बैरा से दहीसरा तक का जो लिंक रोड है जो बहुत ज़रूरी था, 4 करोड़ 5 लाख का टेंडर उसका भी हुआ है और ये बहुत बड़े काम हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की भी जो मेरी विधानसभा में 6 PHC हैं जी, उन 6 की 6 PHCओं में नए सिरे से रेनोवेशन का काम, उनको जो और कमरों की ज़रूरत थी, शेड की ज़रूरत थी, वो भी करवाने का काम किया है। और एक CHC बड़खालसा में जो नई बनी है और एक CHC का काम अभी हलालपुर की फाइल भी हमारी फाइनेंस कमिश्नर के पास है
पीएचसी नारी जो नई बनी है और उसकी बिल्डिंग का काम भी परमिशन के लिए पंचायत डायरेक्टर के पास पड़ा है। और खेवड़ा में भी एक पीएचसी नई अभी पिछले साल ही चालू हुई है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य को देखते हुए बहुत सारे काम स्वास्थ्य। अच्छा, एक इन सबसे इतर छोटा सा इसमें राजनीतिक सवाल भी, आपने इतनी सारी योजनाएं गिना दी कि इस पर आप लोगों ने या तो आवेदन दे रखा है या काम चल रहा है या काम हो चुका है। विपक्ष कहता है कि उनके काम नहीं हो रहे, उनके विधायकों के काम नहीं हो रहे। ये पहली सरकार ऐसी है जिसने 90 की 90 विधानसभाओं में जो भी विधायक है सबको बराबर का हिस्सेदारी, बराबर की ग्रांट देने का काम किया। सबसे पहले 5 करोड़ रुपए की जो ग्रांटें मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर घोषणा की थी और वो सबको दी। और ये हो सकता है कि कांग्रेस के लोगों ने अपने काम की रिकमेंडेशन ना दी हो और उन्होंने उसको लापरवाही बरती हो, जनता के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। अगर मैं ये कहूँगा, अगर उनकी विधानसभा में काम नहीं हुए, 25 करोड़ रुपए जो सड़कों के लिए दिए थे प्रत्येक विधानसभा में दिए, प्रत्येक विधायक को दिए, वो चाहे कांग्रेस का था, चाहे इनेलो का था, चाहे जेजेपी का था, चाहे बीजेपी का था, निर्दलीय विधायक थे, सबको बराबर की हिस्सेदारी, सबको बराबर की हिस्सेदारी। ठीक है, अब आप चूंकि कई योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, उसमें स्वास्थ्य का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि एजुकेशन हब भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी है। औद्योगिक क्षेत्र होना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन उस बीच में सबसे बड़ी समस्या है वहां पर जो जहरीला पानी, क्योंकि उद्योगों से जो चीजें निकल रही हैं और उसको जमीन में दबाया जा रहा है, वो जहर जैसा पानी हो गया। ये समस्या बड़ी है और इस पर आपको कुछ कर रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर हमने काम भी किया है। जब मैं विधायक नहीं था तब भी गांव में जाके, और जहां भी हमें लगता था कि कहीं भी ज़मीन का गंदा पानी ज़मीन में उतारने का काम कहीं हुआ है, उसकी कंप्लेंट भी करते थे, उसको चेक भी कराते थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से एनजीटी बहुत सख्त हुई है और बहुत मोटी प्लंटी, अगर कोई उद्योगपति गंदे पानी को नीचे उतारता है उसको लगाने का काम होता है और सरकार भी सचेत है। हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी घूमता रहता है। आज मैं कह सकता हूँ कि पहले बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां, पहले नॉर्म्स ऐसे थे, कुछ ढील थी, बहुत सारा जो गंदा पानी था वो नीचे जाता था, जिसकी वजह से पानी खराब हुआ है। और जो नाथूपुर और सबौली 2 गांव ऐसे हैं, वहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना है और सबसे ज़्यादा पानी वहाँ खराब हुआ। कुंडली से इसकी शुरुआत हुई, जैसे ही HSIDC ने एक बड़ा इंडस्ट्री का सेक्टर काटा और उस समय बहुत सारा दोहन जल का ऐसा हुआ और उससे पानी खराब हुआ है। आज मैं कह सकता हूं कि बहुत ध्यान सरकार का भी है, हम भी नज़र रखते हैं और आज जनता भी जागरूक हुई है। अगर कहीं भी लगता है कि पानी खराब, कोई उसका वायलेशन कर रहा है, तो जनता की तरफ से भी शिकायतें आती हैं और उस पर अमल होता है। ठीक है, लेकिन ये जो दिक्कत पैदा हुई, ये शायद उस वक्त जो सरकारें थीं, जब उद्योगों को स्थापित किया जा रहा था और फिर पता था कि हाँ उससे ये जहर भी निकलेगा, तो अनदेखी की गई, शायद यही वजह थी। इसके लिए किसको जिम्मेदार मान? ये जिम्मेवार, जब कोई पॉलिसी बनती है उसमें छोटी मोटी कमियां रहती हैं और सभी फैक्ट्रियों को पहले बरसाती पानी उसका ज़मीन में जाए, ये सरकार की योजना थी। रिचार्ज हो जाएगा, रिचार्जिंग के बोर लगाने की सबको थी, लेकिन कुछ उद्योगपतियों ने बहुत बड़ी लापरवाही की थी, जिसके कारण से उनको पकड़ा भी गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज भी हुई, उन पर जुर्माने भी हुई, लेकिन आज उस प्रकार की स्थिति नहीं है। ठीक है, दूसरी एक और बड़ी समस्या वहाँ की जनता ने बताया हमारे सहयोगियों को हमें कि बिल्डरों की मनमानी बहुत है वहाँ पर। ऐसा है क्या कि प्राइवेट बिल्डर मनमानी बहुत कर रहे हैं? बड़ी बिल्डिंगों की सीरीज वहाँ पर एक तैयार कर दी गई, लेकिन उसमें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। पिछले दिनों भी आग लगने की घटना आई थी, NOC को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें। बहुत बड़ा जो प्राइवेट बिल्डर आए और बहुत बड़ी कमियां भी रही हैं और बहुत बड़ी लापरवाही बिल्डरों की भी उसमें रही है। कई बार मैंने सदन में ही बोला है, हाउस में ही बोला है, बहुत सारे बिल्डर जो पावर हाउस के लिए जो पॉलिसी, जो एग्रीमेंट सरकार के साथ किया था, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, पैसे जमा नहीं कराए। कहीं ज़मीन देने की बात थी तो बिजली डिपार्टमेंट को ज़मीन नहीं दी गई, पावर हाउस बढ़ाए नहीं गए, जिस वजह से उन लोगों को बार बार बिजली के उनके कनेक्शन कट जाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। और आज मैं कह सकता हूं कि 2 जगह 2 सोसाइटियों में वो काम शुरू हुआ है, लेकिन अब भी कई सोसाइटियों में वो काम अधूरा है, लेकिन उसको जल्दी से पूरा करवाएंगे। बिजली की समस्या जितनी भी है, प्राइवेट कॉलोनियाँ कटी, बिल्डर आए, बहुत भारी दिक्कत है बिजली की, पानी की और सीवर की।
और एसटीपी का निर्माण उन्होंने नहीं किया है, और वो टैंकरों से गाड़ी लाइन से पानी निकाल के फिर कई खेतों में वो खाली करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, जब बारिश होती है तो वहाँ पानी भर जाता है। ये प्राइवेट कॉलोनियाँ जितनी भी बसी है, ओमैक्स है, टीडीआई है, पार्श्वनाथ है, इन सब में ये दिक्कतें हैं, लेकिन हम लगे हैं उसको समाधान कराएंगे। नहीं तो सरकारी स्तर पर आप लोग इसके लिए कुछ काम कर रहे होंगे, कोई रोड मैप बनाया होगा, कैसे इसका निपटारा करेंगे? उसका निपटारा किया है, डीटीपी विभाग है, 3 डिपार्टमेंट इसमें भागीदार हैं जिनकी जिम्मेवारी रहती है, और वो समय समय पर जाकर उसका ध्यान भी रखते हैं, और हम भी जो भी जनता की तरफ से बात आती है उसको रखते हैं और उसका समाधान करवाते हैं। अब मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अभी आपने चर्चा की कि दीपावली, छोटी दीपावली वाले दिन अपेक्स ग्रीन के अंदर एक हादसा हुआ जी। और सी ब्लॉक का 7वीं मंजिल पर वो आग लगी थी, और उसमें कई मकान जले हैं, उसमें 4 मकान सी ब्लॉक के जले हैं। उससे अगले दिन भी एक थोड़ी आग लगी, 2 दिन लगातार उसी अपार्टमेंट में जली है, मेरे को ध्यान में है। और 11:30 बजे मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, और दिल्ली से भी हमने फायर ब्रिगेड की, वहाँ डीसी साहब, पूरा प्रशासन वहाँ आया, और बहुत ही भयंकर दृश्य था। और उस समय देखने से लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन जनता के सहयोग से, सरकारी अधिकारियों की तत्परता के कारण उन्होंने बड़ी लगन के साथ किया काम, और वहाँ के उस कॉलोनी के रहने वाले बच्चों ने भी बहुत मेहनत से 7वें फ्लोर से उस परिवार को उतार के लेके आए। 11वें फ्लोर पे भी एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लॉक लाइट जाने के कारण वो खुल नहीं पाया जी, दरवाजे बंद हो गए। 4 आदमी उस अंदर थे, फंसे हुए थे, तो बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कारण से वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बचाव उसमें रहा है, लेकिन अब बहुत ही जल्दी सोनीपत ज़िले के लिए मैं मांग रखूँगा कि एक हाइड्रोलिक मशीन, जैसे जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा में मैंने जानकारी ली थी कि गुड़गांव में वो हाइड्रोलिक मशीन है जो ऊंची हाई रेज बिल्डिंगों पर इस प्रकार का हादसा हो तो बचाया जा सकता है। सोनीपत के लिए भी हम जल्दी से उसको उपलब्ध कराने का काम। ये जो घटना थी, इसने एक ये बड़ी आशंका पैदा कर दी कि भविष्य में भी अगर ऐसी घटनाएं हो जाएं तो उसके लिए अब हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसको लेकर कोई, इस घटना के बाद आप लोगों ने प्रशासन के साथ बातचीत की कि क्या करना पड़ेगा? प्रशासन के साथ बात भी की है, और जो फायर डिपार्टमेंट है उससे भी बात की है, और उनकी लापरवाही थी कि वो प्रत्येक साल जो रिन्यू होने का काम होता है, एनओसी के बाद प्रत्येक वर्ष रिन्यू होने का होता है, सिलेंडर भरवाने का, लाइन चेक करने का, अचानक से चेकिंग करने का, मोड ड्रिल जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की लापरवाही रही है, वो उनके ध्यान में कराई है। वो उस समय पानी नहीं चला, और हमारे जाने के बाद डायरेक्ट ट्यूबवेल चलवा के और पाइप जुड़वा के उस पानी को चालू किया, और वो जो 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, वो उतनी हाइट तक पानी भेजने में उनको कठिनाई थी, पानी नीचे ही काफ़ी लीक हो रहा था, और उसको कंट्रोल हो गया वो, लेकिन बहुत सारी जो कमियां थी वो हमारे ध्यान में भी आई और अधिकारियों को बताने का काम किया। अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस घटना के बाद सबक ले लिया है और प्रशासन को भी सचेत कर दिया। राई की और कौन सी समस्याएं हैं जो खासतौर से ग्रामीण अंचल में है, जिस पर आपने जनप्रतिनिधि के तौर पर उन शिकायतों को सुना होगा? जनता ने जब आपको चुना तो उस पर आपने सबसे ज्यादा फोकस किया। शहरों पर ध्यान होता है, बड़े शहरों पर लोगों का बहुत ध्यान रहता है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल है, कस्बों का इलाका है, वहां पर समस्याएं बड़ी ज्यादा हैं। जैसे मैं आपको चर्चा की थी कि स्कूलों के बारे में, आज मेरी राई विधानसभा में 267 टोटल स्कूल हैं, और 143 सरकारी स्कूल हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय भी हैं, और 121 प्राइवेट स्कूल भी हैं। एक राई स्पोर्ट्स स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी का दर्जा जिसको मिला है, और 2 सरकारी कॉलेज भी हैं। इस प्रकार से, और हमारे यहाँ 36 आंगनवाड़ी हैं, और अभी इसी वर्ष जो है 12 स्कूल अपग्रेड कराने का काम किया है, और CSR फंड से भी 90 काम हमने करवाए हैं। कुल 58 लैबों की व्यवस्था हमने करवाने का काम किया है, और पब्लिक हेल्थ के द्वारा जो पीने के पानी की व्यवस्था लोगों को अच्छे से मिले, 15 करोड़ रुपए का खेवड़ा गांव में सीवरेज का टेंडर लग चुका है। इसी प्रकार से 3 करोड़ का वाटर सप्लाई का भी टेंडर खेवड़ा गांव में लगा है। एक खेवड़ा गांव में बहुत सारे खेतों के रास्ते भी बने हैं, बड़ा गांव है, और एक खेवड़े गांव में हमारा
एक 100 बेड का हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर बने, इसकी भी एक फाइल चली हुई है, वो जल्दी अमल में आएगी। और बिजली के बारे में भी बहुत सारा काम हुआ है। राय विधानसभा में मैं कह सकता हूँ आज प्रत्येक गांव में अच्छे से बिजली मिलती है और 14 से 18 घंटे लाइट गांव को मिलती है। फैक्ट्रियों को जहां लाइट 20 से 22 घंटे मिलती है, गांव वालों को भी 14 से 18 घंटे देने का काम किया है। और 132 केवी का कुंडली के अंदर पावर हाउस लगाने का काम किया है। 33 केवी के पावर हाउस वहाँ चालू हुए हैं। 33 केवी का पावर हाउस सबोली में वो चालू हो चुका है, जिसमें 7 करोड़ रुपए की लागत आई। और 220 केवी का राई में एक पावर हाउस फरवरी में चालू होने की उसकी पूरी संभावना है और लगभग 50 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आया है। नए पावर हाउस भी जहाँ बनाने का हमारी प्रपोजल है, एक झुंडपुर गांव, वहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बना है, वहाँ गोदाम वगैरह आए हैं। और एक मनोली गांव है, वहाँ भी 5-7 गांव ऐसे हैं टेरना से आगे, वहाँ भी एक पावर हाउस नया लगाने की हमारी योजना है। तो सभी गाँवों में अच्छे से जो सरकार की योजना है 24 घंटे बिजली देने की, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में उस प्रकार का हम काम लेकिन एक बड़ी चीज थी जो कि उपलब्धि के तौर पर थी राई के लिए कि प्रधानमंत्री अमृत सरोवर योजना की शुरुआत वहां से होती है, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत कुछ और है। कहा जा रहा है कि ना तो किन्हीं जोड़ों की तालाबों की सफाई हुई, ना कहीं इस तरीके से जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। ये कमी कहाँ रह गई इतनी बड़ी योजना भी प्रधानमंत्री की? ये पौंड अथॉरिटी का जो गठन है हरियाणा सरकार ने किया, और अमृत सरोवर योजना में जो मेरी विधानसभा में भी 6 जोड़ों को लिया गया था, लेकिन उसका टेंडर भी हुआ, और ठेकेदार ऐसी कंपनी को ठेका हुआ जिसकी वजह से वो ठेकेदार जेल में है। और 2 जोड़ों पर ही काम हो पाया है और 2 का भी चालू है। इस प्रकार से मैं मानता हूं कि 4 जोड़ों का 2 का कम। ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इतना मतलब महत्वाकांक्षी योजना इसको हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री की, पूरे देश के हिसाब से इस पर काम किया जा रहा, और राई से शुरू होती है और वहां पर ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसमें उसको टेंडर आवंटित कर दिया जाता है या उसको काम दे दिया जाता है जिसको फिर जेल में भेजना पड़े, तो ये चूक किस स्तर पर? ये जो सरकार की पारदर्शिता है, और वो टेंडर ऑनलाइन रहते हैं और वो अपने उस समय अलॉट हो जाते हैं। ये उस समय उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस फर्म को भी वो अलॉट हुआ उसने बहुत लापरवाही की है, जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा है। और अब नए सिरे से उन सब कामों को कराने के लिए हम लगे हुए। ठीक है, योजनाओं पर जो बाकी काम चल रहा है उस पर हमने चर्चा की, आगे भी करेंगे। अब थोड़ी सी इसमें राजनीति भी, सोनीपत को आप कैसे देखते हैं कि सिर्फ राई नहीं पूरे सोनीपत के हिसाब से, चूंकि अब चुनावी साल है हरियाणा के लिहाज से भी और लोकसभा का चुनाव भी, क्या आपको लगता है क्या स्थिति है ओवरऑल सोनीपत की और राई की? ये आज जो बात आपने की है सोनीपत की और राई की, आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, सोनीपत की लोकसभा सीट आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और आगे भी रहने वाली है। और सोनीपत में बहुत सारे काम केंद्र की योजना से भी हुए, बहुत सारे काम प्रदेश सरकार की योजना से भी हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि राई विधानसभा पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मेरे को विधायक के रूप में चुना, और जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में रहते हैं, जिस प्रकार से लोगों के दुख सुख में 24 घंटे शामिल रहते हैं, और लोगों को विश्वास बढ़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जिस पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का जो सरकार ने काम किया, आज मैं मानता हूं कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जी, उनको बहुत अच्छे ढंग से हमने राई विधानसभा में सोनीपत जिले में लागू किया है। और जो जनसंवाद के कार्यक्रम सभी विधायकों के, सांसदों के, मंत्री के और मुख्यमंत्री का खुद प्रवास सोनीपत में हुआ है। 6 विधानसभा सोनीपत की हैं, 6 के 6 में मुख्यमंत्री जी आए थे। हर विधानसभा में एक प्रोग्राम हुआ, जनसंवाद के कार्यक्रम हुए, और बहुत सारी डिमांड, बहुत सारे काम और सरपंचों के द्वारा भी दी गए। एक अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, और एक पोर्टल के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ कंप्लेंट देने वाले को भी टेलीफोन के माध्यम से उसको सूचना उसकी रहती है, वो फाइल उसकी कहाँ चल रही हुई है, किस विभाग के पास है। वो बहुत एक पारदर्शी योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। मैं मानता हूं कि जो ये जनसंवाद के कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे गरीब आदमियों को जिनको कोई दुख तकलीफ थी और वो घर में ही उस तकलीफ को महसूस कर रहे थे,
उनको ये था कि ये तुम्हारा कार्ड बन गया, कोई कहता था मेरा कट गया। जो इस प्रकार की बात थी वो जनसंवाद के माध्यम से दूर हुई है और जनसंवाद के माध्यम से वो गरीब आदमी आके अपनी कागज़ को हमें देता भी है और वो सरकार उसको पूरे भी करती है। आज मैं कह सकता हूँ कि जो योजना सरकार की थी, चाहे पीले कार्ड बनाने की थी, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने की थी, चाहे किसी की कन्यादान की राशि का था, किसी को मकान जिसका जर्जर हालत में है, गरीब आदमी है, कोई गहरा हो जाता है तो उनको भी जो सरकार की 80,000 रुपये देने की स्कीम है वो भी बहुत अच्छे उसका भी लाभ मिलता है। उसका लाभ आप बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार की थी जो गरीब आदमी को, गांव में रहने वाले आदमी को जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और सिंपल फ़ोन होता है, जानकारियां कम रहती हैं, उन सब चीज़ों के बहुत सारे गांव में जब जनसंवाद हुआ तो बहुत सारे लोगों की पेंशनें बनी हुई थी, उनको बताने का काम किया। बहुत सारे लोगों को उनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं लेकिन वो सेंटर तक लेने के लिए नहीं गए, तो जो लेने नहीं गए उनको आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है, बहुतों को पीले कार्ड देने का काम किया है। बहुत अच्छे से काम हुआ है। मुझे लगता है कि जब ये पूरा प्रत्येक गांव में और प्रत्येक वार्ड में ये संवाद के कार्यक्रम हो जाएंगे तो सभी योजनाओं का सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपने एक राजनीतिक बात कही, आपने कहा कि विश्वास बढ़ा है, कांग्रेस कहती है कि विश्वास घटा है। चूंकि चुनावी साल है तो विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर होगा, स्वाभाविक है, राजनीति में उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जनता का मिजाज क्या है, वो चाहे सोनीपत हो या पूरा हरियाणा हो, राई के ग्रामीण अंचल वहाँ के लोग हों? ये जो आपने बात कही है कि विपक्ष से विरोध कर रहा है हमारी पॉलिसी का, हमारी नीतियों का, और ये हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन कभी भी तथ्यों के आधार पर लोगों को उन्होंने कोई भी बात बताने का प्रयास नहीं किया है। आरोप लगाने का काम मैं कहूँगा जरूर कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहते हैं। और जो हमारी ये डिजिटल माध्यम से जो सुविधा गरीब आदमी तक देने का काम किया, जब प्रधानमंत्री जनधन खातों को खुलवाने का सरकार ने काम किया तब भी इन्होंने विरोध किया, और उस जनधन खाते की वजह से ही वो सहायता जो कोविड काल में सरकार ने सीधे उनके खाते में देने का काम किया। अगर खाते नहीं होते तो वो सहायता कैसे पहुंचती? जो आज पेंशन है उनके खाते में पहुंचती है, आयुष्मान का, या कोई उनके बच्चे की शादी होती है उसको कन्यादान के रूप में, या मकान की, या कोई भी लोन वो लेते हैं तो सीधा खाते में जाता है। और उनको एक पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के साथ, अगर केंद्र सरकार का 100 रुपया सरकार देती है तो 100 के 100 उसको मिलते हैं, उसमें कोई कटौती नहीं होती। तो ये सारी योजनाएं हैं, ये डिजिटल माध्यम से हुई है। और परिवार पहचान पत्र जो बनाने का काम किया है उससे सरकार को पूरी जानकारी, किस परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने, कौन पढ़ता है, कौन रोजगार पे है, कौन बेरोजगार है, पूरी जानकारी आज मैं कह सकता हूँ उस परिवार की सरकार के पास है। उसकी प्रॉपर्टी की, उनकी इनकम क्या है, किस गरीबी के दायरे में है, वो एक पारदर्शी तरीके से काम हुआ है। और मैं ये मान सकता हूँ कि जो लोग प्रचार करते हैं, जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, इसको बढ़ावा देने वाले जो लोग थे, वो हमारी पॉलिसियों का विरोध करते हैं, क्योंकि वो पसंद के व्यक्ति को सरकारी लाभ देते थे और नाजायज़ तरीके से देते थे। उस पर रोक लगाने का जो हमने काम किया है उससे उनको दर्द जरूर है, लेकिन गरीब आदमी को राहत मिली है। आज हरियाणा प्रदेश के मैं कह सकता हूँ 54% लोग लाभार्थी के रूप में हैं, और अगर किसानों को भी जोड़ लिया जाए तो मैं कहता हूँ वो आंकड़ा 70% पे पहुँचता है। और 70% लोगों को सरकार का लाभ देना और 30% जो लोग बचते हैं उनको इनकम टैक्स के रूप में सरकार ने पैसे लेना, वो अमीर आदमी से पैसे लेके गरीब आदमी में जो बांटने का सरकार की पॉलिसी है उसको सही ढंग से जो लागू करने का काम किया है वो माध्यम है डिजिटल। और डिजिटल के रूप में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा है, इसमें बहुत अच्छी बात है। राई की जनता का, मेरा आखिरी सवाल है, राई की जनता का प्यार इस बार भी बडौली साहब को मिल रहा है, और राई की जनता खुद बडौली साहब के साथ किस मुस्तैदी से खड़ी है? आज मैं मान सकता हूं कि राई विधानसभा की जनता ने जो 2019 में मुझे आशीर्वाद दिया था उससे भी और बड़ी ताकत के साथ 2024 का जब चुनाव आएगा, लोकसभा हो या विधानसभा हो, राई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त के साथ जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी।
वैसे तो जनता ही आशीर्वाद देती है, आप भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन खुद अगर बडौली साहब से मैं चाहूँ कि वो अपने आप को 10 में से कितना नंबर देते हैं अपने काम के आधार पर, तो आप नंबर देना चाहेंगे? मैं अपने 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जनता की 100% उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो वायदे उस समय चुनाव में किए थे और कहे थे, उन सब पर मैंने खरे तरीके से 100% काम करने का मैंने अपना विजन रखा है और उसको पूरा किया है। चलिए भाई, तो हमारी जो न्यूज़ रूम में बातचीत हुई, बडौली साहब कहते हैं कि वो अपने आप को 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि जनता उनके साथ अभी भी उसी मुस्तैदी से खड़ी है और उन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया जो कि राई विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं थीं। वो चाहे बिल्डरों के अवैध निर्माण या फिर गलत तरीके से निर्माण उन्होंने किया था उसकी वजह से समस्याएं, या फिर जो घटनाएं हुई हैं आग लगने की, उसको आगे पुनरावृत्ति उसकी ना हो, उसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। इसके साथ साथ वहाँ जो जहरीले पानी की समस्या हो गई थी उद्योगों की वजह से, उस पर भी काम चल रहा, उस पर भी उनका जवाब ये था कि समस्याएं हैं, अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन उन पर काम जारी है सरकार के और इनके संज्ञान में वो जरूर है। अब जनता को तय करना है कि उनके एमएलए जब फिर से चुनावी दौर में उनके बीच में होंगे तो जनता उनका साथ कैसे देगी, कितना देगी, ये जनता पर ही हम छोड़ते हैं। फिलहाल आज आपका एमएलए में इतना ही, फिर एक और शख्स के साथ जल्दी होगी मुलाकात।